हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। उन टॉपिक्स के अपन बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अपन आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होती है। इन तीनों टॉपिक को अपन आज के इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्या होता है। मतलब बॉडी फ्लूइड ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो अपनी बॉडी में रहता है, और सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, सर्कुलेट करता है अपनी कंप्लीट बॉडी के अंदर। तो ये चैप्टर किससे रिलेटेड है कि जो भी बॉडी फ्लूइड है अपनी बॉडी के अंदर वो क्या होता है। जैसे अपन मानते हैं कि ब्लड होता है जो अपनी बॉडी के अंदर रहता है, जिसको अपन ने क्या बोला, बॉडी फ्लूइड, और सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, सर्कुलेट करना। तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें आज के इस लेक्चर में अपन कवर अप करने वाले हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर का इंट्रो सबसे पहले अपन समझते हैं कि सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो बॉडी फ्लूइड होगा, ये अपन सबसे पहले बात करें इंट्रो के बारे में। जो अपना चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन अपन बात करने वाले हैं। तो सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी फ्लूइड हो गया वो फ्लो हो रहा है वाटर के साथ अपनी बॉडी के अंदर। तो सर्कुलेशन क्या हो गया, जो बॉडी फ्लूइड हो रहा है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और सर्कुलेशन के फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि सर्कुलेशन जो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है उसके फंक्शन क्या क्या है। तो पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट का, दूसरा फंक्शन क्या है, होम्योस्टेसिस का, और फिर तीसरा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का, और चौथा डिफेंस का। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गैसियस ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट एंड वेस्टेज का। इनका क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है। और सर्कुलेशन किसका होता है, बॉडी फ्लूइड का होता है। वाटर एंड ऑयल का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है अपनी कंप्लीट बॉडी के अंदर। और फंक्शन क्या हो गया सर्कुलेशन का, सबसे पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट का, जिसमें किस किस का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसियस का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ बॉडी के अंदर वेस्ट रहते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। फिर अपन बात करेंगे सेकंड फंक्शन के बारे में। जो सर्कुलेशन का सेकंड फंक्शन उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या होता है, टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना किसका काम होता है, सर्कुलेशन का काम होता है, जिसमें ब्लड का अपनी बॉडी के अंदर फ्लो होता है, जिसको एक अपन ने फ्लूइड बोला है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या हो गया, टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर के एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट के अंदर मेंटेन रखना। और थर्ड फंक्शन क्या हो गया सर्कुलेशन का, प्रिवेंट ब्लड लॉस, मतलब हीमोरोइज। मतलब जो भी अपने अंदर कभी भी आपने देखा होगा कि अपने कहीं पर भी कट लग जाता है तो वहां से ब्लड होता है, तो वहां पे क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए भी किसका फंक्शन है, ये सर्कुलेशन का फंक्शन है। यदि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा तो वहां से यदि कट होता रहेगा तो वो ब्लड जाता रहेगा और दूसरा ब्लड वहां पे आता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग होती रहेगी, जिससे क्या करेगा, वो ब्लड के लॉस को रोक लेगा। और फिर फोर्थ काम क्या है, डिफेंस का, जिसमें डब्ल्यूबीसी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल। जो दूसरे पार्टिकल रहते हैं, पैथोजेंस एंड एंटीजेंस, जिनसे अपन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कौन, डब्ल्यूबीसी। तो सर्कुलेशन में कौन भी रहता है बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो अपन बात करेंगे कि बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या क्या होते हैं, जिनका कार्य, सबका वर्क जो रहता है वो अलग अलग तरीके का रहता है। तो अपन ने यहाँ पे बात की है बेसिक सी कि सर्कुलेशन क्या होता है, कि कोई भी बॉडी का फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है वाटर के साथ अपनी बॉडी के अंदर, उसके अपन ने बात की सर्कुलेशन की। फिर अपन ने बात की कि फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन क्या है। पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज का, जिसमें गैसियस ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, हार्मोन एंड वेस्टेज का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर सेकंड अपन ने बात की होम्योस्टेसिस के बारे में, जिसमें अपन ने बात की कि ये मेंटेन रखता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। थर्ड अपन ने बात की ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि ये ब्लड लॉस को क्या करता है, रोकता है। फिर जो फोर्थ क्या काम करता है, सर्कुलेशन का फंक्शन क्या हो गया फोर्थ, कि डिफेंस की तरह काम करता है। जो अपनी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी रहती है वो प्रोटेक्शन करती है फॉरेन पार्टिकल से, पैथोजन से और एंटीजन से अपनी बॉडी के अंदर। अब अपन बात करेंगे कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे इन एनिमल वर्ड स्पॉन्जीज में क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल के अंदर क्या रहता है, ब्लड का फ्लो रहता है। और सिलेंट्रेट्स में क्या रहते हैं, जो डिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, जिनमें एक्टोडर्म सेल्स और एंडोडर्म रहती है। इनके बीच में क्या रहता है, मीजोग्लिया रहता है, जहां से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। तो अपने एनिमल वर्ल्ड में बात की तो मेनली दो की बात की, जो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में डाटा दिया गया है स्पॉन्जिस की और सिलेंट्रेट्स के बारे में। तो जो स्पॉन्जिस होते हैं उसके अंदर क्या रहता है, केनाल सिस्टम रहता है, जिसके द्वारा चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है।
और सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसमें एक्टोडर्म सेल्स और एंडोडर्म सेल्स होती है। और इनके अंदर क्या है, दोनों सेल्स के बीच में क्या रहता है, मीजोग्लिया रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। तो आपको याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर अपन ने बात की कि स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेस्ट होते हैं। स्पॉन्जेस के अंदर कैनाल सिस्टम रहता है और सिलेंट्रेस्ट क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसके अंदर एक्टोडर्म सेल्स और एंडोडर्म सेल्स होती है। और इन दोनों सेल्स के बीच में क्या रहता है, मीजोग्लिया रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, मटेरियल्स का। तो अपन ने बात करी सबसे पहले इंट्रो के अंदर, जिसमें अपन ने बात की कि सर्कुलेशन। अब चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब बॉडी के जो अंदर फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन में तो अब बात कर ली अपन ने कि बॉडी फ्लूइड क्या रह रहा है, फ्लो कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर। फिर अपन ने बात करी कि वो सर्कुलेशन हो रहा है, उसके फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टेटिस मतलब अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। फिर उसका थर्ड फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग, फिर है डिफेंस का, मतलब WBC जो प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, पैथोजेंस, इनके खिलाफ अपनी बॉडी के लिए। फिर अपन ने बात करी एनिमल वर्ल्ड के अंदर जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, कैनाल सिस्टम रहता है, जिसके द्वारा क्या रहता है, फ्लूइड का इनका ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर से पूरे जो फ्लूइड मीडियम रहता है वो उसके अंदर से उसका ट्रांसपोर्ट होता है। फिर अपन ने बात की जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें एक्टोडर्मल सेल होती है और एंडोडर्मल सेल होती है, जिन दोनों के बीच में क्या रहता है, मीजोग्लिया रहता है, जहां से ट्रांसपोर्ट होता है किसका, मटेरियल्स का। फिर अपन ने बात की कि अपन बात करेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मतलब ये जो ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है ये 2 टाइप का रहता है, मतलब किस तरीके से बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है ये अपन कंप्लीट ह्यूमंस के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें पहले को बोला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या रहता है, ब्लड का फ्लो रहता है, किसमें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट इसके अंदर रहते हैं। कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है, ब्लड से, ब्लड वेसल्स से, और हार्ट से मिलके कौन बना होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा कौन सा होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें क्या रहता है, लिम्फ रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जिसमें लिम्फ वेसल्स रहते हैं, लिम्फ नोड्स रहते हैं, और लिम्फ हेड्स जो रहता है वो किसके अंदर एब्सेंट रहता है, ह्यूमंस के अंदर लिम्फ हेड क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। और फ्रॉग के अंदर क्या पाया जाता है, 4 लिम्फ हेड प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर, फ्रॉग्स के अंदर। तो अपन ने बात की कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस के रहता है वो 2 टाइप का रहता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो किस से बना होता है, ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से। फिर अपन ने बात करी सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, जो किस से बना होता है, लिम्फ से, लिम्फ वेसल से, लिम्फ नोड से। और लिम्फ हेड जो रहता है वो किसके अंदर एब्सेंट रहता है, ह्यूमंस के अंदर जो लिम्फ हेड रहता है वो एब्सेंट रहता है। और फ्रॉग के अंदर क्या रहता है, 4 लिम्फ हेड प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। तो अपन 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जहाँ पे पहले अपन बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो किस से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट के अंदर। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में मेनली प्रेजेंट रहता है, ह्यूमंस के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, जिसमें अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। अब ब्लड जो रहता है, ब्लड की अपन कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे कि ब्लड किस से मिलके बना होता है, उसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ब्लड रहता है, वो ब्लड क्या रहता है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन सा रहता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू रहता है, जो कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट से क्या रहता है, बना रहता है। किस से, प्लाज्मा से, फोम एलिमेंट से और एक फ्लूइड मैट्रिक्स से, इनसे मिलके क्या रहता है, ब्लड बना रहता है। तो ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट से क्या रहता है, ये मिलके बना रहता है। ब्लड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट, मतलब हर एक इंसान की बॉडी वेट में 6 से 8% क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड प्रेजेंट रहता है। मतलब किसी का 100 kg वेट है तो उसमें 6 से 8% उस बॉडी वेट का क्या रहेगा, ब्लड प्रेजेंट रहेगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या रहेगा, कंपोजिशन एक लाइन रह गई, एन एडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 से 6 लीटर क्या रहता है, ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो ब्लड किस से मिलके बना होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट से मिलके बना होता है। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 6 से 8% जो अपना बॉडी वेट रखता है वो कौन रखता है, ब्लड रखता है। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 से 6 लीटर क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड प्रेजेंट रहता है। अब अपन बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड में 55% क्या रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है
और 45% क्या रहता है, फोम एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। मतलब ब्लड पूरा कंप्लीटली किस किस से बना रहता है, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट से मिलकर बना रहता है, जिसमें 55% क्या रहते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट रहते हैं, 45% क्या रहते हैं, फोम एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन ने बात करी कि ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट एंड फ्लूइड मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है, और बॉडी वेट का 6 से 8% हर एक इंसान के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है। एक एडल्ट ह्यूमन की अपन बात करें तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है। अब अपन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे तो 55% क्या रहता है, 55% प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, और 45% क्या रहता है, फोम एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। अब पर यहाँ पे जो बात करेंगे प्लाज्मा की और इसकी प्लाज्मा की और फोम एलिमेंट की, वो अपन बेसिक सी बात करेंगे। पहले अपन बेसिक पढ़ते हैं, मतलब छोटी मोटी डिटेल अपन इकट्ठी करते हैं, फिर इनके बाद इनके डिटेल से डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% जो ब्लड का प्रेजेंट रहता है वो किसमें प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा के अंदर। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, 90 to 92% इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। 6 to 8% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। आयंस प्रेजेंट रहते हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, एमिनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, हार्मोन्स एंड यूरिया इसमें के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर ये सब प्रेजेंट रहते हैं। मतलब वाटर, प्लाज्मा, प्रोटीन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन्स और यूरिया किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर। अब अपन बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, जो कितना प्रेजेंट थे, 6 से 8% क्या रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से रहते हैं, इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, जो कितना रहता है, 4 से 4.5% प्रेजेंट रहता है, जो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। किसको मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को। सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन आ गया ग्लोबुलिन, जो अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप के होते हैं, जिसमें गामा ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो डिफेंस के लिए काम करता है। तो अपन ने बात करी प्लाज्मा प्रोटीन में कि कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, जिसमें अपन ने सबसे पहले बात करी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, जो 4 से 4.5% प्रेजेंट रहता है, जो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। और ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा रहते हैं। गामा ग्लोबुलिन रहता है जिसको अपन ने इम्यूनोग्लोबुलिन बोला, जो क्या किसके लिए काम करता है, डिफेंस के लिए काम करता है। उसके बाद अपन ने थर्ड बात करी क्लोटिंग प्रोटीन के बारे में, जो कौन कौन से रहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और जो हेल्प इन, जो क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो क्लोटिंग प्रोटीन कौन से हो गए, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% ब्लड का कॉम्पोजिशन रखता है, जिसमें कौन कौन प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा के अंदर, 90 to 92% वाटर, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन रहते हैं, ग्लूकोज रहता है, एमिनो एसिड रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं और यूरिया प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद अपन ने प्लाज्मा प्रोटीन की बात करी, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और क्लोटिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, जो किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जो एल्ब्यूमिन रहता है वो 4 से 4.5% प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस प्रेजेंट करता है। और ग्लोबुलिन 3 टाइप के हो गए, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें गामा ग्लोबुलिन क्या हो गया, जिसको अपन ने इम्यूनोग्लोबुलिन बोला, जो किसके लिए काम करता है, डिफेंस की तरह काम करता है। क्लोटिंग प्रोटीन हो गए प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर। अब अपन बात करेंगे फोम एलिमेंट के बारे में, जिसमें 45% जो ब्लड बना रहता है वो किससे रहता है, फोम एलिमेंट से मिलके बना रहता है। जिसमें कौन कौन से इंक्लूड है फोम एलिमेंट के अंदर, इरिथ्रोसाइट जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किसके अंदर है, फोम एलिमेंट के अंदर। सॉरी, फोम एलिमेंट कितना प्रेजेंट रहता है, 45% मिलके बना रहता है। किससे, ब्लड का 45% हिस्सा कौन रहता है, फोम एलिमेंट, जो किसको इंक्लूड करता है, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। जिसमें आरबीसी को अपन ने बोला इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जिसको अपन ने बोला थ्रोम्बोसाइट्स। ये इनसे मिलके बना होता है कौन, फोम्स एलिमेंट, जो 45% ऑफ ब्लड रहता है। ब्लड का 45% हिस्सा कवर करता है कौन, फोम एलिमेंट, और 55% हिस्सा कौन कवर करता है, प्लाज्मा। इसमें फोम एलिमेंट में कौन कौन इंक्लूड है, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड किसको बोलते हैं। हीमोपोएसिस एक टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस, जो क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करती है। जब भी कहीं पर भी ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, हीमोपोएसिस। अब अपन बात करेंगे कि ह्यूमन ब्लड के अंदर, एडल्ट ह्यूमन के अंदर किस तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। एडल्ट ह्यूमन के अंदर लॉन्ग बोन होती है, जिसके अंदर क्या रहती है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है।
जहां पर रेड बोन मेरो इज प्रेजेंट मेनली एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जिसको अपन ने क्या बोला, एपीफाइसिस। मतलब रेड बोन मेरो के अंदर कौन प्रेजेंट रहती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। और रेड बोन मेरो कहां प्रेजेंट रहती है, ये मेनली प्रेजेंट रहती है एंड ऑफ लॉन्ग बोन के, मतलब जो लंबी बोन रहती है उसके एंड में क्या प्रेजेंट रहती है, रेड बोन मेरो। तो अपन ने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोला, हीमोपोइसिस। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर यदि कोई भी लॉन्ग बोन रह गए तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर हीमोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है। और रेड बोन मेरो मेनली कहां प्रेजेंट रहता है, लॉन्ग बोन के एंड पर प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन ने बोला एपीफाइसिस। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये एक लॉन्ग बोन हो गया जिसके एंड में क्या प्रेजेंट रहता है, एपीफाइसिस। अब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि रेड बोन मेरो एंड हीमोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट है। अब हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या करती है, द डिफरेंशिएट इनटू टू मेजर लाइनेजेज। इसको अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं कि फोम एलिमेंट अपन ने प्लाज्मा की अपन ने बात कर ली। प्लाज्मा 55% ब्लड का हिस्सा कवर करता है। उसके बाद अपन ने बात करी फोम एलिमेंट की, जो 45% हिस्सा किसका कवर करता है, ब्लड का। उसके बाद फोम एलिमेंट मिलकर के बना होता है तीन चीजों से, आरबीसी जिसको बोला एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में, थ्रोम्बोसाइट्स जिसको अपन ने बोलते हैं। अब हीमोपोइसिस क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन को अपन ने क्या बोला, हीमोपोइसिस। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर एक लॉन्ग बोन होती है, जिसके अंदर लॉन्ग बोन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है, जो किसका फॉर्मेशन करती है, ब्लड का फॉर्मेशन करती है। रेड बोन मेरो के, जो अपन रेड बोन मेरो कहां प्रेजेंट रहती है, किसी भी एक लॉन्ग बोन हो गई ह्यूमन की, उसके एंड पे एक हिस्सा होता है जिसको अपन ने बोला एपीफाइसिस, जहां पे क्या प्रेजेंट रहती है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहती है। ये एक लॉन्ग बोन हो गई जहां पे क्या प्रेजेंट रहती है, इसके एंड पे एपीफाइसिस। इस एपीफाइसिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, रेड बोन मेरो, जिसके अंदर हीमोपोएटिक सेल प्रेजेंट रहती है। अब अपन बात करेंगे हीमोपोएटिक सेल, वो भी डिफरेंस की गई है टू लाइनेजेस के अंदर, जिसके अंदर पहली अपन ने बात करेंगे माइलोइड लाइनेज, जिसको मायोब्लास्ट या माइलोइड भी बोलते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी के अंदर मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल प्रोड्यूस करती है। तो अपन ने बात करी कि जो एक लॉन्ग बोन होगी, लॉन्ग बोन के एंड पे क्या प्रेजेंट रहती है, रेड एंड हिस्से पे क्या प्रेजेंट रहती है, रेड बोन मेरो, जिसको अपन ने बोला एपीफाइसिस। लॉन्ग बोन मेरो के एंड पे क्या प्रेजेंट रहती है, रेड बोन मेरो, जिसको अपन ने बोला एपीफाइसिस। इस रेड बोन मेरो के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, हीमोपोएटिक सेल प्रेजेंट रहती है। अब ये हीमोपोएटिक सेल भी दो लाइनेजेस में डिवाइड है, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले बात करी माइलोइड लाइनेजेस के बारे में, जिसको अपन ने बोला माइलियोब्लास्ट, जिसको माइलोइड भी बोलते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, जिसका क्या होता है, सेल्यूलर फ्रेगमेंट होता है, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होती है। जो माइलोइड लाइनेज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल प्रेजेंट रहते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जो क्या करती है, सेल्यूलर फ्रेगमेंट होता है प्लेटलेट्स, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहती है, माइलोइड के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कौन करती है, माइलोइड लाइनेज। और फिर दूसरी कौन हो गई, हीमोपोएटिक सेल, दूसरे में किसमें डिवाइड हुई, लिम्फोइड लाइनेज के अंदर, जो क्या प्रोड्यूस करती है, बी सेल, टी सेल और एनके सेल, जिसको नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स, टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट्स और एनके सेल मतलब नेचुरल किलर सेल। ये क्या किसके अंदर आती है, लिम्फोइड लाइनेज के अंदर। अपन ने बात कर ली कि किस तरीके से किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लड का फॉर्मेशन हो, ब्लड किस तरीके से होता है, मतलब बोन के अंदर जिस बोन का एंड हिस्सा रहता है, जिसको अपन ने एपीफाइसिस बोला, उसके अंदर रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, हीमोपोएटिक सेल प्रेजेंट रहती है, जो टू लाइनेज में डिवाइड रहती है, जिसको अपन ने बोला माइलोइड लाइनेज, जो किसका जो क्या क्या प्रोड्यूस करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करती है। फिर दूसरी लाइनेज क्या हो गई, हीमोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर लिम्फोइड लाइनेज, जो क्या प्रोड्यूस करती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लड का फॉर्मेशन हुआ। ब्लड के फॉर्मेशन को अपन ने क्या बोला, हीमोपोइसिस। तो अपन ने क्या बात करी फॉर्म एलिमेंट के अंदर की 45% ब्लड का पार्ट कवर करती है, जिसके अंदर तीन पार्ट हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसके अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले आरबीसी के बारे में। फॉर्म एलिमेंट में सबसे पहले अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में। अभी हम इसको समझ रहे हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके जस्ट आगे ही। आरबीसी का काउंट कितना रहता है, 5 से 5.5 मिलियन mm³ आरबीसी प्रेजेंट रहती है। इन मैमल्स के अंदर आरबीसी कहती रहती है नॉन न्यूक्लिएटेड, राउंड शेप की रहती है, बाई कॉनकेव रहती है।
और लाइफ स्पान कितना रहता है 120 डेज। स्प्लीन क्या रहती है ग्रेवियार्ड, स्प्लीन को क्या बोलते हैं ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ पे आरबीसी जाती है वहाँ पे मर जाती है उसको क्या बोलते हैं स्प्लीन। तो ये बेसिक आपको आरबीसी के बारे में याद रखना है कि आरबीसी का काउंट कितना होता है 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी का काउंट होता है। और मेमल्स के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड राउंडेड और बाइकॉनकेव शेव की क्या रहती है आरबीसी रहती है और इसका लाइफ स्पान कितना रहता है 120 डेज का। स्प्लीन को क्या बोलते हैं ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। अब उसके बाद अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना हो गया 6000 से 8000 mm³ हो गया। टू मेजर टाइप की होती है जिसको अपन ने बोला ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुलोसाइट में अपन बात करेंगे जिसमें 3 टाइप की होती है इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना हो गया ब्लड के अंदर 6000 से 8000 mm³ होती है। ये 2 पार्ट्स में मेजर पार्ट्स 2 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट अपन ने बात करी ग्रेनुलोसाइट की और दूसरी अपन ने बात करी ए ग्रेनुलोसाइट की, जिसमें ग्रेनुलोसाइट में अपन बात करेंगे इओसिनोफिल की, जो कितनी रहती है 1.5 से 3% प्रेजेंट रहती है। ये रेसिस्ट करती है किसको इन्फेक्शन को रोकती है। उसके बाद बात करेंगे बेसोफिल की जो 0.5 से 2% प्रेजेंट रहती है। ये मोस्ट रेयर सेल है, लीस्ट एंड मोस्ट रेयर प्रेजेंट रहती है सेल के अंदर। थर्ड बात करें न्यूट्रोफिल की जो 60 से 65% प्रेजेंट रहती है और ये क्या परफॉर्म करती है फेगोसाइटिस, मतलब खाने को किसी भी चीज़ को परफॉर्म करती है कौन सी। तो अपन ने बात करी सबसे पहले आरबीसी की। आरबीसी को अपन ने क्या बोला इरिथ्रोसाइट। इसका काउंट कितना रहता है 5 से 5.5 मिलियन प्रेजेंट रहती है। मेमल्स के अंदर ये नॉन न्यूक्लिएटेड राउंडेड और बाइकॉनकेव शेव की प्रेजेंट रहती है। इनका लाइफ स्पान 120 डेज होता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना रहता है 6000 से 8000 mm³ रहता है। ये 2 मेजर टाइप की होती है जिसमें ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट होगी। ग्रेनुलोसाइट में अपन ने बात की इओसिनोफिल की जो 1.5 से 3% प्रेजेंट होती है, जो ये क्या करती है रेसिस्ट करती है किसको इन्फेक्शन को। और बेसोफिल क्या रहती है 0.5 से 2% प्रेजेंट रहती है, जो लिस्ट या मोस्ट रेयर सेल रहती है। न्यूट्रोफिल कितनी प्रेजेंट रहती है 60 से 65% प्रेजेंट रहती है, जो क्या परफॉर्म करती है फेगोसाइटोसिस। उसके बाद बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के सेकंड टाइप्स के बारे में, जिसको अपन ने बोला ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें फर्स्ट कौन सी हो गई मोनोसाइट्स, जो 6 से 8% प्रेजेंट रहती है, जिसका काम क्या रहता है फेगोसाइट्स करना। और सेकंड रहती है लिम्फोसाइट, जिसका काम क्या रहता है फेगोसाइट्स करना या इम्यूनिटी को करना, जो कितनी प्रेजेंट रहती है 20 से 25% प्रेजेंट रहती है कौन लिम्फोसाइट, जो एक ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का टाइप्स हो गया। तो अपन ने डब्ल्यूबीसी में क्या पढ़ा, डब्ल्यूबीसी में अपन ने बात करी कि ये 6000 से 8000 mm³ होती है। मेजरली 2 टाइप्स की होती है ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स में अपन ने बात की इओसिनोफिल के बारे में जो 1.5 से 3% प्रेजेंट रहती है, जो रेसिस्ट करती है इन्फेक्शन को। फिर अपन ने बात करी बेसोफिल के बारे में 0.5 से 2% प्रेजेंट रहती है, जो लिस्ट या मोस्ट रेयर सेल रहती है। फिर अपन ने बात करी न्यूट्रोफिल के बारे में जो 60 से 65% प्रेजेंट रहती है, जो क्या परफॉर्म करती है फेगोसाइटोसिस। फिर एक ग्रेनुलोसाइट में अपन ने बात करी मोनोसाइट्स के बारे में, जो 6 से 8% प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है फेगोसाइटोसिस करती है। और लिम्फोसाइट्स की अपन ने बात करी सेकंड, जो एक ग्रेनुलोसाइट में अपन ने बात करी लिम्फोसाइट्स की, जो 20 से 25% प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है फेगोसाइट्स करती है। थर्ड अपन ने बात करी प्लेटलेट्स के बारे में कि फोम एलिमेंट किस किस से मिलके बने होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से, जिसमें अपन ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बेसिक पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने बात करी प्लेटलेट्स के बारे में, जिसका काउंट कितना रहता है 1.5 लाख से 3.5 लाख कौन प्रेजेंट रहती है प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती है। तो प्लेटलेट्स का काउंट कितना रहता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रेजेंट रहता है। यदि 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाती है तो इनमें क्या रहता है बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज बनना स्टार्ट हो जाती है। अब अपन बात करेंगे कि ब्लड किससे किससे मिलके बनाता। ब्लड अपना बनाता प्लाज्मा से और फोम एलिमेंट से मिलके। इसमें प्लाज्मा 55% अपने ब्लड का पार्ट कवर कर रहा था और 45% कौन कर रहा था फोम एलिमेंट कर रहे थे। अब अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे ब्लड के अंदर ब्लड के बारे में, जिसमें ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो मैंने आपको एक ओवरव्यू समझा दिया कि किस किस से मिलकर ब्लड बना होता है। और हीमोपोइसिस को अपन क्या बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जहाँ पे हीमोपोइटिक सेल्स के अंदर क्या हो रहा था ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब अपन डिटेल में बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में और फोम एलिमेंट के बारे में, जिससे ब्लड मिलके बना होता है। तो अपन ने बेसिक पढ़ लिया, तो यहाँ समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो ब्लड रहता है वो 55% किससे रहता है ब्लड का हिस्सा कवर करता है कौन प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या रहता है स्ट्रोकलर
विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ये स्ट्रो कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है जो कितना कवर करता है, ब्लड का 55% पार्ट कवर करता है, जिसमें 90 to 92% क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है 6 से 8%, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन बोला। और मेजरली प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुलिन। ये तीनों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। जो फाइब्रिनोजन रहता है वो वो क्या करता है, नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को जमाने के लिए, क्लोट करने के लिए किसका रोल रहता है, फाइब्रिनोजन का रोल रहता है। और ग्लोबुलिन क्या रहता है, ग्लोबुलिन आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी की क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन हेल्प करता है, किसकी, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और एल्बुमिन क्या करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस के बारे में कौन काम करता है, एल्बुमिन क्या करता है, अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन रखता है। और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या रहते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर मिनरल भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कौन कौन से आ गए, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या क्या रखता है, इट ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड भी किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगली लाइन क्या है, दिस सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करते हैं, प्लाज्मा के अंदर तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, जिसी को अपन ने क्या बोला, सर्कुलेशन, जिसके अंदर फ्लूइड के दौरान क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर पूरा ये मटेरियल क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो अपन ने डिटेल में बात करी प्लाज्मा के बारे में, इसमें बहुत सी चीजें अपन ने पहले बात कर ली थी, लेकिन मैं एक बार और डिटेल में नोट्स बना के लाया हूं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा रहता है वो स्ट्रो कलर विस्कस फ्लूइड रहता है, जो 55% पार्ट कवर करता है, किसका, ब्लड का, कौन, प्लाज्मा, जिसमें 90 to 92% क्या रहता है, वाटर रहता है, प्रोटीन रहता है 6 से 8%, जिसमें मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन से हो गए, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है, ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी के अंदर हेल्प करता है, एल्बुमिन क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर। और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल भी प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, जिसके अंदर सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या क्या रखता है, ये इट ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड भी किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जिस सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज दे आर कंटिन्यूसली इन ट्रांसिट थ्रू आउट द बॉडी। ये सभी में जो मटेरियल अपन ने पढ़ा, प्लाज्मा, प्रोटीन, मिनरल्स और ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ये किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, जिसी को अपन ने बोला सर्कुलेशन। तो अपन ने डिटेल में बात करी थी ब्लड के बारे में, जिसमें अपन ने 55% जो पार्ट कवर करता है प्लाज्मा, उसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब अपन बात करेंगे फोम एलिमेंट के बारे में, जो 45% पार्ट कवर करता है, किसका, ब्लड का, जिसमें अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को अपन ने क्या बोला, इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को अपन ने क्या बोला, इरिथ्रोपोइसिस, मतलब जहां पर भी आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। अब जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रहता है, फर्स्ट मंथ में आरबीसी का डेवलपमेंट कहाँ रहता है, यॉर्क सैक के अंदर। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ रहता है, लीवर एंड स्प्लीन के अंदर। लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या रहता है, बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो रिमेन्स द मेजर साइट अप टू 20 ईयर तक। कौन कवर, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट कहाँ होता है आरबीसी का, बोन मेरो के अंदर। कहाँ तक, 20 ईयर तक। और एडल्ट के अंदर बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंदर अपन ने बात की थी कि जो लॉन्ग बोन का जो एपीफाइसिस पार्ट होता है वहां पे रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहती है, जहां पे हीमोपोएटिक सेल प्रेजेंट रहती है, जहां से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने बात करें कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आरबीसी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। फर्स्ट मंथ के अंदर होता है यॉर्क सैक के अंदर। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन के अंदर। लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो रिमेन्स द मेजर साइट, 20 ईयर तक बोन मेरो मेजर साइट रहती है, कहाँ पे, आरबीसी के डेवलपमेंट की। और एडल्ट के अंदर बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट रहती है, लॉन्ग बोन के एंड पार्ट के अंदर, जिसको अपन ने बोला एपी
फाइसिस। तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को, इरिथ्रोपोइसिस को, इरिथ्रोसाइट्स को अपन ने क्या बोला, इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फिर हुआ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम। आरबीसी कहाँ प्रेजेंट रहती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम फर्स्ट मंथ के अंदर योग सेक के अंदर रहती है। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लीवर एंड स्प्लीन के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है, किसका, आरबीसी का। और लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो रिमेन्स द मेजर साइट ऑफ 20 ईयर तक मेजर साइट रहेगी बोन मेरो फॉर आरबीसी डेवलपमेंट। और एडल्ट के अंदर बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, अडल्ट के अंदर बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट रहती है, लॉन्ग बोन के एंड पार्ट में, जिसको अपन ने बोला एपीफाइसिस। अब अपन बात करेंगे आरबीसी इन मैमल्स के अंदर। जो आरबीसी मैमल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है वो कैसी रहती है, बाइकॉन्केव शेव रहती है, राउंडेड रहती है, नॉन न्यूक्लियेटेड रहती है और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एब्सेंट रहता है। देयरफॉर आरबीसी परफॉर्म एनएरोबिक फंक्शन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यदि आरबीसी मैमल्स के अंदर एब्सेंट है तो वहां पे किस टाइप का होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है जहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो आरबीसी मैमल्स के अंदर किस तरीके की प्रेजेंट है, बाइकॉन्केव शेव प्रेजेंट है, राउंडेड प्रेजेंट है, नॉन न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट है, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, जहां पे क्या हो रहा है, आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया यदि एब्सेंट है तो आरबीसी क्या परफॉर्म करेगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आरबीसी की आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि राउंडेड हो गई, बाइकॉन्केव शेव हो गई, नॉन न्यूक्लिएटेड हो गई। तो ये आरबीसी की स्ट्रक्चर जो मैं लेके आया हूँ आपके एनसीईआरटी से ही उठा के लेके आया हूँ। तो अपन ने क्या बात करी, डेवलपमेंट की बात कर ली आरबीसी के। आरबीसी के फॉर्मेशन को अपन ने क्या बोला, इरिथ्रोपोइसिस। और आरबीसी मैमल्स के अंदर किस टाइप की प्रेजेंट रहती है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि स्मॉलेस्ट आरबीसी इन द एनिमल वर्ल्ड किस में प्रेजेंट रहती है, अमोंग मैमल्स के अंदर मस्क डीर के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, स्मॉलेस्ट आरबीसी प्रेजेंट रहती है। और लार्जेस्ट आरबीसी कहाँ प्रेजेंट रहती है, एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो ओवल शेप की होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। जो लार्जेस्ट आरसीबी होती है और स्मॉलेस्ट आरसीबी एनिमल वर्ल्ड के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, मस्क डीर के अंदर। और लार्जेस्ट आरसीबी कहाँ प्रेजेंट रहती है, एम्फीबियंस के अंदर, जो ओवल शेप की रहती है, बाइकॉन्वेक्स शेप रहती है और न्यूक्लिएटेड रहती है। बर्ड्स हैव द मैक्सिमम आरबीसी पर एमएम क्यूब, हेंस देयर ब्लड इज कंसिडर्ड रिच इन आरबीसी। बर्ड्स के अंदर मैक्सिमम आरसीबी काउंट प्रेजेंट रहता है, जो रिच इन आरबीसी, जो ब्लड इज कंसिडर्ड रिच इन आरबीसी, जिसको अपन ने, जिस ब्लड के अंदर आरबीसी ज्यादा प्रेजेंट रहती है तो वो रिच इन आरबीसी हो गया। तो बर्ड्स के अंदर जो मैक्सिमम आरबीसी पर एमएम क्यूब प्रेजेंट रहती है, देयर ब्लड इज कंसिडर्ड रिच इन आरबीसी, इस वजह से उनके ब्लड को क्या कहा गया है, कंसिडर किया गया है रिच इन आरबीसी के फॉर्म में। तो अपन ने स्पेशल फैक्ट्स में क्या बात करें कि स्मॉलेस्ट आरबीसी रहती है वो एनिमल वर्ल्ड के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, मैमल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। और किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, मस्क डीर के अंदर। और लार्जेस्ट आरसीबी एम्फीबियंस के अंदर पाई गई थी, जिसको जो कैसी होती है, ओवल शेप होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। और बर्ड्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम आरबीसी काउंट रहता है, इस वजह से उनके ब्लड को क्या कंसिडर किया, रिच इन आरबीसी। तो अपन ने बात कर ली इरिथ्रोपोइसिस, किसको बोला, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। फिर अपन ने बात करी कि मैमल्स के अंदर आरबीसी किस तरीके की प्रेजेंट रहती है। फिर अपन ने बात करी स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डीर के अंदर प्रेजेंट है और लार्जेस्ट एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट है। अब इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, जब जेजी सेल ऑफ किडनी क्या करती है, रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जिससे क्या क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, प्रमोट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। तो आपको याद रखना है इरिथ्रोपोइटिन क्या रहता है, एक हार्मोन रहता है जो क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। जो अपनी किडनी की जेजी सेल होती है रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, प्रमोट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। तो ये आपको याद रखना है कि इरिथ्रोपोइटिन क्या रहता है, एक हार्मोन रहता है जो जेजी सेल ऑफ किडनी से क्या रहता है, रिलीज रहता है, जो क्या करता है, प्रमोट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। अब आरबीसी का फॉर्मेशन रेगुलेशन किस तरीके से होता है, जो एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को। कोर्टिसोल एंड थायरोक्सिन आल्सो प्रमोट आरसीबी फॉर्मेशन। जो कोर्टिसोल एंड थायरोक्सिन जो हार्मोन रहता है वो भी प्रमोट करता है किसको, आरबीसी के फॉर्मेशन को। और नॉर्मल आरबीसी काउंट इन ह्यूमंस कितना रहता है, 5 से 5.5 मिलियन, ये अपन ने पढ़ लिया।
यदि आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और यदि आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, मतलब एनीमिया हो जाता है उसको। यदि आरबीसी का काउंट डाउन हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, जिसको इरिथ्रोसाइटोपिनिया भी बोलते हैं। यदि आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। यदि आरबीसी का काउंट डाउन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, मतलब एनीमिया हो जाता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन किस तरीके से होता है, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को। फिर कोर्टिसोल एंड थायरोक्सिन हार्मोन क्या प्रमोट करते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना रहता है ह्यूमंस के अंदर, 5 से 5.5 मिलियन किसके रहता है, ह्यूमंस के अंदर नॉर्मल आरबीसी काउंट रहता है। यदि आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो रहा तो उसको क्या बोला, पॉलीसाइथेमिया। यदि आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा तो उसको क्या बोलती है, एनीमिया या इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अपन ने बात करी कि इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो जेजी सेल ऑफ किडनी से क्या रहता है, रिलीज होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो क्या प्रमोट करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब जो अपनी बॉडी के अंदर एनीमिया रहता है वो भी 2-3-4 तरीके से होता है। सबसे पहले जेनेटिक एनीमिया रहता है, जिसको अपन ने बोला सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ये क्या रहता है, जेनेटिक एनीमिया रहता है, मतलब जेनेटिक से आता है। यदि सिकल सेल एनीमिया कब होता है, जिसके अंदर क्वालिटेटिव डिफेक्ट रहता है, मतलब क्वालिटी में डिफेक्ट है, क्वालिटी खराब है, तो उसमें क्या रहता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। किसकी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर, किसके अंदर, क्वालिटेटिव डिफेक्ट के अंदर, जिसको अपन ने बोला सिकल सेल एनीमिया। और थैलेसेमिया के अंदर क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, जिसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन। किसके अंदर डिफेक्ट हो जाएगी, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट किसके अंदर हो जाएगा, थैलेसेमिया के अंदर, जिसके अंदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके अंदर, थैलेसीमिया के अंदर। तो जेनेटिक एनीमिया के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया, जो क्या होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर वो एबनॉर्मल हो जाती है। और थैलेसेमिया क्या है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, जिसके अंदर डिक्रीज हो जाती है अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन। फिर सेकंड होता है ए प्लास्टिक एनीमिया, जिस किसका कोज करता है, रेडिएशन के द्वारा कोज होता है। किसके द्वारा, ए प्लास्टिक एनीमिया किसके द्वारा कोज होता है, रेडिएशन के द्वारा कोज होता है। और जो अपन ने सबसे पहले बात करी जेनेटिक एनीमिया की, जिसके अंदर 2 टाइप पड़े अपन, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर रहती है वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की। और थैलेसेमिया जो रहता है वो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट रहता है, जिसके अंदर डिक्रीज हो जाती है अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन। और फिर सेकंड अपन ने बात करी ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसको जो किसके द्वारा कोज होता है, रेडिएशन के द्वारा कोज होता है। थर्ड अपन बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी की, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बोथ कैन लीड ए मैक्रोसिटिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। किनकी वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा एनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड क्या रहता है, इसेंशियल रहता है फॉर आरबीसी मैच्योरेशन के अंदर क्या रहता है, इसेंशियल रहता है। कौन, आरबीसी के अंदर कौन मैच्योरेशन के लिए रहता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड क्या रहता है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब इसेंशियल रहता है। तो एनीमिया अपन ने बात करी सबसे पहले जेनेटिक एनीमिया के, जिसके अंदर अपन बात करी सिकल सेल एनीमिया, जो क्या रहता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट रहता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर वो एबनॉर्मल हो जाती है। फिर अपन ने बात करी थैलेसीमिया के बारे में, जो एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, जिसके अंदर डिक्रीज हो जाती है अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेंज। फिर अपन ने बात करी ए प्लास्टिक एनीमिया, जो किसके द्वारा कोज होता है, रेडिएशन के द्वारा कोज होता है। फिर अपन ने बात करी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से कि विटामिन B12 जिसको साइनेको बेलामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा एनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड क्या है, इसेंशियल है फॉर आरबीसी मैच्योरेशन के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड है दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है फॉर आरबीसी मैच्योरेशन के लिए। अब अपन बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बाद। जो हीमोग्लोबिन क्या रहता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन रहता है, इसके अंदर हीम के अंदर क्या रहता है, कोफैक्टर रहता है, हीम प्रेजेंट रहता है, मतलब आयरन +2 प्रेजेंट रहता है। और ग्लोबिन क्या रहता है, एक प्रोटीन रहता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अपन कंसंट्रेशन बात करेंगे तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है 100 ml ऑफ ब्लड के
अंदर। तो अपन ने बात करी हीमोग्लोबिन की, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन रहता है जिसके अंदर हीम और ग्लोबिन पार्ट रहता है। हीम एक को फैक्टर रहता है जिसके अंदर आयरन +2 प्रेजेंट रहता है, और ग्लोबिन क्या रहता है, एक प्रोटीन रहता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है कितने ब्लड के अंदर, पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, 12 से 16 ml। अब अपन डिटेल में बात कर ली किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, जिसमें अपन ने बात करी कि आरबीसी का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। डेवलपमेंट किस तरीके से आरबीसी का होता है, फर्स्ट मंथ के अंदर यॉर्क सेक के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लीवर या स्प्लीन के अंदर, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर किसके अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो क्या रहता है, मेजर साइट रहती है आरबीसी के डेवलपमेंट की 20 ईयर तक। और एडल्ट के अंदर बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट रहती है, लॉन्ग बोन के एंड पार्ट पे, जहाँ पे एपीफाइसिस प्रेजेंट रहता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, रेड बोन मेरो। फिर अपन ने बात करी मेमल्स के अंदर आरबीसी किस तरीके की होती है, बाइकॉन्केव, राउंडेड, नॉन न्यूक्लिएटेड और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, इस वजह से वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। स्पेशल फैक्ट्स की बात करें, जहाँ पे मस्क डीर के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, स्मॉलेस्ट आरबीसी प्रेजेंट रहती है आरबीसी। और लार्जेस्ट आरबीसी कहाँ प्रेजेंट रहती है, एम्फीबियंस के अंदर, जो ओरल और बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है जेजी सेल ऑफ किडनी से, जो क्या करता है, प्रमोट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। फिर अपन ने बात करी जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को। कोर्टिसोल और थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या करता है, प्रमोट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। जो नॉर्मल आरबीसी काउंट रहता है ह्यूमंस के अंदर वो कितना रहता है, 5 से 5.5 मिलियन रहता है। यदि आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो रहा तो उसको अपन ने बोला पॉलीसाइथेमिया, और यदि आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा तो उसको अपन ने बोला एनीमिया, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। फिर अपन ने बात करी एनीमिया के बारे में, जिसमें फर्स्ट अपन जेनेटिक एनीमिया के बारे में बात की, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर यदि क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो रहा है, मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो रही है, या थैलेसीमिया हो रहा है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो रहा है, जिसके अंदर डिक्रीज हो रही है अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। फिर अपन ने बात करी ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में, जो किसके द्वारा कोज होता है, रेडिएशन के द्वारा कोज होता है। फिर अपन ने बात करी विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में, जहाँ विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा एनीमिया हो रहा था, मैक्रोसिटिक एनीमिया। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता रहा था, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। और विटामिन B12 और फोलिक एसिड इसेंशियल है फॉर आरबीसी मैच्योरेशन के लिए। फिर अपन ने बात करी हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या रहता है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन रहता है जिसके अंदर हीम पार्ट रहता है, जिसको आयरन +2 और ग्लोबिन पार्ट रहता है, जहाँ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन किस तरीके से रहती है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। अब अपन ने बात कर ली आरबीसी के बारे में। जो फोम एलिमेंट था वो 45% ब्लड का पार्ट कवर कर रहा था। इसके अपन ने 55% बात करी किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। फिर उसके बाद अपन ने बात करी आरबीसी के बारे में, जो फोम एलिमेंट थे जो 45% ब्लड का पार्ट कवर कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना रहता है, 6000 से 8000 mm³ रहता है। डब्ल्यूबीसी आर डिवाइडेड इनटू ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। दो पार्ट में डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया गया, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, जहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले अपन ग्रेनुलोसाइट्स की बात करेंगे, जिसको अपन ने बोला इओसिनोफिल या एसिडोफिल, जो क्या रहती है 2 से 3% प्रेजेंट रहती है। ये स्टैंड रहती है विथ एसिडिक डाई इओसिन के बारे में, जो रजिस्ट करती है किसको, एलर्जीज को, पैरासाइट्स और वॉर्म इन्फेक्शन को। ये क्या करती है, रजिस्ट करती है। और इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो हॉर्स शेप न्यूक्लियस रहता है, मतलब इस तरीके का इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। किस तरीके का, इस तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है हेडफोन की स्ट्रक्चर, जैसा किसके अंदर, इओसिन के बारे में। जो इओसिनोफिल किसके अंदर आती है, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना रहता है, 6000 से 8000 mm³ रहता है। डब्ल्यूबीसी किसके अंदर डिवाइडेड है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर इओसिनोफिल या एसिडोफिल के बारे में बात की अपन ने, जो 2 से 3% पार्ट रहती है, प्रेजेंट रहती है। और ये स्टैंड रहती है किसके द्वारा, एसिडिक डाई के द्वारा। किसके द्वारा, एसिडिक डाई के द्वारा। इसके एसिडिक डाई के द्वारा रजिस्ट करती है किसको, एलर्जीज को, पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शंस को। और न्यूक्लियस जो रहता है इनमें हॉर्स शेप, इस शेप का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो बात कर ली अपन ने इओसिनोफिल की, जो किसका पार्ट है, किसके अंदर डिवाइड है, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर।
WBC को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक दूसरा एग्रेनुलोसाइट। जिसके अपन ने बात करी सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट में इयोसिनोफिल के बारे में, जो 2 से 3% पार्ट कवर करती है, जो स्टैंड रहती है किसके द्वारा, एसिडिक डाई के द्वारा, जिसको बोला इयोसिन, जो रजिस्ट करती है किसको, एलर्जीज को, पैरासिटिक करती है वोम इन्फेक्शन को, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो हॉर्स शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब इस तरीके का हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर। फिर अपन बात करेंगे बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल क्या करती है, 5 से 10% कवर करती है ग्रेनुलोसाइट का हिस्सा, जो स्टैंड रहती है बेसिक डाई के द्वारा, मिथाइलिन ब्लू के द्वारा। कौन सी डाई रहती है, मिथाइलिन ब्लू के द्वारा। इन्वॉल्व रहती है किसके अंदर, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, जो रिलीज करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। और जो न्यूक्लियस रहता है वो एस शेप का रहता है किसके अंदर, बेसोफिल के अंदर। बेसोफिल क्या रहती है, WBC या ग्रेनुलोसाइट, WBC के अंदर ग्रेनुलोसाइट के अंदर सेकंड पार्ट रहता है बेसोफिल का। ग्रेनुलोसाइट के अंदर अपन ने बात करी सबसे पहले एयोसिनोफिल की, अब बात कर रहे हैं अपन बेसोफिल के बारे में, जो प्रेजेंट रहती है 5 से 10%, और ये स्टैंड रहती है बेसिक डाई के द्वारा, जिसको बोला अपन ने मिथाइलिन ब्लू के द्वारा। जो इन्वॉल्व रहती है किसके अंदर, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, जो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन क्या करती है, रिलीज करती है। कौन, बेसोफिल। और इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट रहता है, एस शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो आप ये एस शेप का न्यूक्लियस देख सकते हो, किसकी स्ट्रक्चर है, बेसोफिल की स्ट्रक्चर है। ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम क्लियर नहीं दिया गया है, तो मैं जनरेट करके लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बेसोफिल क्या रहती है, 5 से 10% प्रेजेंट रहती है, स्टैंड रहती है बेसिक डाई के द्वारा, जिसको अपन ने बोला मिथाइलिन ब्लू, जो इन्वॉल्व रहती है किसके अंदर, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, जो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट रहता है, एस शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब अपन थर्ड बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल की, जो 60 से 65% प्रेजेंट रहती है, और ये स्टैंड रहती है बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई के द्वारा, जिसको न्यूट्रल डाई भी अपन बोल सकते हैं। ये क्या परफॉर्म करती है फेगोसाइटोसिस, जिसके न्यूक्लियस के अंदर 5 से 7 लोब प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट का थर्ड हो गया, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल कितनी प्रेजेंट रहती है, 60 से 65% प्रेजेंट रहती है, और ये स्टैंड रहती है किस किस के द्वारा, एसिडिक एंड बेसिक डाई के द्वारा या न्यूट्रल डाई के द्वारा। ये क्या परफॉर्म करती है, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसके अंदर कितने लोब रहते हैं, 5 से 7 लोब प्रेजेंट रहते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये न्यूट्रोफिल है, जिसके अंदर 5 से 7 क्या प्रेजेंट है, 5 से 7 लोब प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 5 से 7 लोब प्रेजेंट है, और क्या परफॉर्म कर रही है, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रही है। जिसकी स्टैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एसिडिक एंड बेसिक डाई क्या है, प्रेजेंट है। और न्यूट्रोफिल 60 से 65% हिस्सा कवर करती है किसका, WBC के अंदर ग्रेनुलोसाइट वाले पार्ट का। उसके बाद अपन बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट के बारे में, जिसके अपन सबसे पहले बात करेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स जो होती है वो 6 से 8% प्रेजेंट होती है, और जो लार्जेस्ट WBC इन साइज होती है, साइज WBC के अंदर लार्जेस्ट साइज किसकी होती है, मोनोसाइट्स की होती है, जो 6 से 8% पार्ट कवर करती है। इनका फंक्शन क्या रहता है, ये फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब ये किसी भी सेल को या पैथोजेंस को क्या करती है, अपने अंदर बाइट करके खा जाती है। कौन, मोनोसाइट्स। इनका फेगोसाइट्स क्या रहता है, रोल रहता है। और जो इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, वो किडनी शेप का क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो एग्रेनुलोसाइट में अपन ने सबसे पहले बात करी मोनोसाइट्स की, जो 6 से 8% प्रेजेंट रहती है, जिसकी साइज क्या रहती है, लार्जेस्ट रहती है WBC के अंदर, जिनका क्या रोल रहता है, फेगोसाइट्स करना, मतलब किसी चीज को खाना। फिर उसके बाद आपने बात करी कि जो इनके अंदर न्यूक्लियस रहता है वो कैसा रहता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर, मोनोसाइट्स के अंदर, जो एग्रेनुलोसाइट्स का पार्ट है। फिर अपन बात करें सेकंड लिम्फोसाइट्स के बारे में, जो 20 से 25% प्रेजेंट रहती है। ये 2 मेजर टाइप्स की होती है, जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहते हैं, जिसका न्यूक्लियस कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप का प्रेजेंट रहता है। लिम्फोसाइट कैसी रहती है, 20 से 25% प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर, एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, किसके अंदर, एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। तो 2 मेजर टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिसका न्यूक्लियस कहता रहता है, स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर ये हो गई टी लिम्फोसाइट और ये हो गई बी लिम्फोसाइट्स। तो अपन ने WBC में क्या बात करी कि WBC क्या रहती है, नॉर्मल WBC काउंट 6000 से 8000 mm³ रहता है। WBC 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट के अंदर, जिसके अपन ने ग्रेनुलोसाइट में बात करी इयोसिनोफिल के बारे में, तो 2 से 3% प्रेजेंट होती है, स्टैंड रहती है एसिड डाई के द्वारा,
रजिस्ट करती है एलर्जीज को और पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन को। न्यूक्लियस कैसा रहता है, न्यूक्लियस रहता है हॉर्स शेप स्ट्रक्चर का, ये हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर का। और फिर सेकंड अपन ने बात करी ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल की जो 5 से 10% प्रेजेंट रहती है, जो स्टेन रहती है बेसिक डाई के द्वारा, जिसको बोला मिथाइलिन ब्लू, जो बेसिक डाई रहती है, इन्वॉल्व रहती है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर रिलीज होता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। जो इनका न्यूक्लियस रहता है वो एस शेप का न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। और थर्ड अपन ने बात करी ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल की, जो 60 से 65% प्रेजेंट रहती है, जो स्ट्रेन रहती है एसिडिक डाई एंड बेसिक डाई के द्वारा, जिसको अपन न्यूट्रल डाई भी बोल सकते हैं। ये क्या परफॉर्म करती है, ये परफॉर्म करती है फेगोसाइटोसिस, जिसका न्यूक्लियस क्या रहता है 5 से 7 लोब का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर, न्यूट्रोफिल के अंदर। ये अपन ने बात करी ग्रेनुलोसाइट WBC के बारे में। सेकेंड अपन बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट, जो WBC का सेकेंड टाइप्स हो गया, जिसके अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। ये 6 से 8% प्रेजेंट रहती है। लार्जेस्ट WBC का लार्जेस्ट साइज किसमें रहता है, मोनोसाइट्स का रहता है। ये फेगोसाइटोसिस करती है, जो इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सेकेंड अपन ने बात करी एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर किसकी, लिम्फोसाइट्स के बारे में, जो 20 से 25% प्रेजेंट रहती है। ये 2 मेजर टाइप की होती है, बी सेल्स और टी सेल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस रहता है स्पेरिकल शेप का। ये टी लिम्फोसाइट हो गई और ये बी लिम्फोसाइट हो गई, जिसके अंदर न्यूक्लियस किस तरीके का प्रेजेंट है, स्पेरिकल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब अपन ने बात कर ली किस किस के बारे में, आरबीसी के बारे में बात कर ली, फिर अपन ने बात करी डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर भी अपन ने बात करी ग्रेनुलोसाइट, और एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। तो थर्ड एंड सबसे लास्ट पार्ट होता है फॉर्म एलिमेंट्स का, जिसके अंदर 45% जो फॉर्म एलिमेंट मिलके बने होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। अब अपन लास्ट बात करेंगे किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, कि प्लेटलेट्स किससे मिलके बना होता है, कैसा होता है और इसका काउंट कितना होता है। प्लेटलेट्स को अपन नॉर्मली बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट रहता है हर एक इंसान के अंदर, वो 1.5 लाख से 3.5 लाख mm³ रहता है। बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन ने बोला मेगा कैरियोसाइट्स, जो एक सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो डिवाइड होते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, किसकी, प्लेटलेट्स की। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं, सेलुलर फ्रेगमेंट होता है जो प्लेटलेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोलते ही है। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है ह्यूमंस के अंदर, 1.5 लाख से 3.5 लाख। जो बोन मोरो के अंदर किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, उनका मेगा कैरियोसाइट्स के द्वारा फॉर्मेशन होता है, जिनका मेगा कैरियोसाइट्स का क्या होता है, सेलुलर फ्रेगमेंट होता है, जो छोटे छोटे डिवाइड हो जाते हैं, किसमें, टुकड़ों में, पीस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, फिर कैसे बन जाते हैं, प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट के बारे में अपन क्या पढ़ा है कि इनका नॉर्मल जो काउंट रहता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख रहता है। ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं, जिसको मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर क्या रहता है, सेलुलर फ्रेगमेंट होता है, जिससे प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो अपन बात करेंगे फंक्शन की एंड इनके फीचर की, इनकी प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में। यदि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स यदि कम हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैन लीड टू बी क्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। यदि अपने अंदर आरबीसी का काउंट कम हो, यदि अपने अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो उसको अपन ने क्या बोला, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और यदि आरबीसी प्लेटलेट्स का कम हो रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको लीड कर सकता है, जो अपना ब्लड क्लोट होता है। यदि अपन को कहीं पर चोट आती है और अपने अंदर आरबीसी कह रहे प्लेटलेट्स डाउन है, तो अपने अंदर क्या रहता है, क्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है यदि अपने अंदर प्लेटलेट्स डाउन है तो प्लेटलेट्स कैसी होती है, स्टार लाइक होती है, नॉन न्यूक्लियेटेड होती है। दे रिलीज केमिकल दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये मेजरली किसके अंदर हेल्प करती है, ब्लड के क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है। इस वजह से यदि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो उसको अपन ने क्या बोला, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको रिलेटेड, कौन सी प्रॉब्लम रिलेटेड यूज कर सकते हैं, क्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो क्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ये जो प्लेटलेट्स रहती है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। यदि ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है और इन्हीं की क्वांटिटी डाउन हो जाती है तो अपन को ब्लड क्लोटिंग करने में दिक्कत आ सकती है। इस वजह से इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स डाउन होने की कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और आपको ये प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर याद करनी है। तो अपन ने क्या बात करा प्लेटलेट्स के बारे में कि 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। बोन मेरो के अंदर फॉर्मेशन होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट्स बोला, और मेगा कैरियोसाइट्स में सेलुलर फ्रेगमेंट होते हैं जिसके अंदर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है।
इसके फंक्शन एंड फीचर के बारे में बात करी कि यदि प्लेटलेट्स का डाउन कम हो जाता है तो उसको अपन ने बोला क्या बोला, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट डाउन होने के मतलब क्या, ये क्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम अपने अंदर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, स्टार लाइक होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। और एक केमिकल रिलीज करते हैं जो हेल्प करता है किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये अपन ने बात कर ली ब्लड के कंप्लीट बारे में। सबसे कंप्लीट अपन ने ब्लड पढ़ लिया जिसके अंदर प्लाज्मा और फोम एलिमेंट के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अपन ने एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट डाटा उठाया और एनसीईआरटी के बाहर भी जो भी जहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने कंप्लीट कवर कर लिया है। तो आपके एनसीईआरटी के अलावा बाहर से कहीं से कहाँ से भी क्वेश्चन आए वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यदि आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।